हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर लसा और मसा वाला लेकर आया हूँ, जिसमें दो वर्ड आते हैं, आप अधिकतर सुने होंगे, अपवर्त्य और समापवर्तक। तो सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद लसा और मसा निकालने की विधि सीखेंगे हम लोग। तो पहला मेरा वर्ड आता है कि अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य, अपवर्त्य का हिंदी और होता है गुणज। अब तो क्लियर ही हो गया, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल। यानी आप समझ गए होंगे कि गुणज क्या होते हैं, अपवर्त्य क्या होते हैं। तो किसी संख्या का अपवर्त्य वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। कहने का मतलब है कि 4 का अगर आपसे गुणज पूछे या अपवर्त्य बोले कि 4 का अपवर्त्य बताइए, तो 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी, यानी 4 से जो कटेगा, जो संख्या, वो सभी संख्याएं 4 की क्या कहलाएंगी, अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 6 का अपवर्त्य बताइए, 6 का अपवर्त्य बताइए, तो 6 के 12 6 दूनी 18, 6 के 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, ऐसे डाट 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 बहुत से संख्याएं हो जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा अपवर्तक। अपवर्तक, तो अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक, अपवर्तक का एक और हिंदी होता है गुणनखंड। गुणनखंड इंग्लिश होता है फैक्टर। अब तो पूरा क्लियर ही हो गया होगा कि अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक मतलब गुणनखंड, गुणनखंड का इंग्लिश होता है फैक्टर। तो किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या है जो उस संख्या से, यानी जो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे कहने का मतलब अगर 4 का अपवर्तक बोला जाए, 4 का अपवर्तक या 4 का गुणनखंड, तो 4 का गुणनखंड का मतलब वे सभी संख्याएं होंगी जो 4 को पूरी काट देंगी। तो 1 से भी 4 कटता है, 2 से भी विभाजित हो जाता है, और खुद से यानी 4 से भी विभाजित हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि 10 का अपवर्तक बताइए, 10 का अपवर्तक बताइए, तो 10 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2, 5 और खुद संख्या 10 हो जाती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। और गुणज मतलब कि 4 के, जैसे 4 का अपवर्त्य बोल दे तो 4 का गुणज, 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सभी अपवर्त्य यानी गुणज कहलाती हैं। और अपवर्तक गुणनखंड, तो वे सभी संख्याएं जो उस संख्या को पूरी काट देती हैं, वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड यानी अपवर्तक कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है समापवर्त्य। समापवर्त्य यानी इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग, तो सम धन अपवर्त्य। तो यहाँ पर तो क्लियर ही होगा कि अपवर्त्य का मतलब अभी हमने बताया आपको कि गुणज होता है। अपवर्त्य का मतलब गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल। तो सम मतलब समान। तो समान कब होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग लेंगे होंगे, जब 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तभी तो सम यानी समान की बात आती है। तो इसका मतलब हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं के उभयनिष्ठ गुणनखंड के उभयनिष्ठ। तो समापवर्त्य का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणज। गुणज का मतलब अपवर्त्य, उभयनिष्ठ गुणज को समापवर्त्य कहते हैं। जैसे 4 का अपवर्त्य अगर बोला जाए तो अभी आपने देखा होगा कि 4 का अपवर्त्य यानी गुणज 4, 8, 12 ऐसे ही होता है। फिर हमने कहा कि 6 का अपवर्त्य बताइए, तो अपवर्त्य हो गया 6 का अपवर्त्य यानी 6 के पहाड़ा में जो भी आएगा सब 6 के अपवर्त्य हो जाएंगे। अब इन दोनों का 4 और 6 का समापवर्त्य, यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं आ गई। अब 2 संख्याओं में ही तुलना होगा ना समान के लिए, तो इनका समान अपवर्त्य क्या होगा। तो समान अपवर्त्य मतलब कि जो इन दोनों में बराबर मिलेगा वो समापवर्त्य कहलाता है। जैसे 12 हो गया, 12 फिर नेक्स्ट हमारा मिलता 24, यहाँ पर मिलता 12, 24 बढ़ते हैं 36, ऐसे ही मिलता जाता। आई होप कि आप समझ गए होंगे समापवर्त्य।
4 और 6 का समापवर्त यानी दो संख्याएं हैं उनका समाप यानी समान अपवर्त क्या होगा, तो दोनों का अलग अलग अपवर्त यानी गुणज निकालेंगे, फिर दोनों में जो मिलेगा कॉमन वही समापवर्त होता है। इसी प्रकार समापवर्तक एकदम बिल्कुल सेम अपवर्तक जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही समापवर्तक हो जाएगा आपका समापवर्तक। समापवर्तक का भी संधि विच्छेद करेंगे आप तो समधन अपवर्तक यानी सम माने समान, फिर वहीं दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी तो उसमें समान की बात आएगी। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, यानी दो या दो से अधिक संख्याएं ऐसी रहेंगी जिनके गुणनखंड में समान आएंगे यानी दोनों गुणनखंड में कॉमन यानी वैनिष्ट मिलेंगे, वहीं समापवर्तक होता है। जैसे अगर हमने कह दिया कि 4 व 6 का समापवर्तक बताइए, 4 व 6 का समापवर्तक बताइए, तो 4 व 6 का समापवर्तक बताइए, ये हमारा अगर क्वेश्चन होता तो हम पहले यही करते कि 4 का अपवर्तक क्या होगा, 4 का अपवर्तक पहले निकालेंगे। तो 4 का गुणनखंड क्या होता है, यानी 4 को जो जो संख्याएं काट देती हैं वो सभी 4 के अपवर्तक कहलाती हैं। इसी प्रकार 6 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो अब समापवर्तक की बात आती है, दोनों का 4 और 6 का समापवर्तक यानी समान अपवर्तक, समापवर्तक मतलब हो गया समान अपवर्तक, तो जो दोनों में मिलेगा वो सभी हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, बस और कुछ मिल ही नहीं रहा है, यानी 4 और 6 का समापवर्तक हो गया 1 और 2। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि कहीं आपको बिल्कुल न समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए अब आ जाता है हमारा लस और मस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले उसमें लस और मस में संबंध क्या होता है, फार्मूला होता है एक लस और मस में संबंध, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। लस और मस में संबंध क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर, ये हमारा होता है फार्मूला। लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका मतलब है कि इसमें लस है, मस है, एक संख्या है, दो संख्या है, यानी दो संख्याएं हैं उसमें लस भी रहेगा और मस भी रहेगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब आता है कि यदि कोई भी संख्या दे दें, 3 4 2 3 कुछ भी दे दे और वो भिन्न के रूप में दे दे, भिन्न का, तो उसका लस और मस पूछेगा तो कैसे लगाएंगे। जैसे कहने का मतलब है 3/8, 5/12 और 9/16 का मस तथा लस बताइए। देखिए इस प्रश्न में हमने क्या किया कि आपसे दोनों पूछ लिया है, मस और लस भी पूछ लिया है। हम चाहते तो अलग अलग बताते तो 2 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि आपको केवल एक ही प्रश्न में दोनों बातें समझ में आ जाए। तो मस और लस कैसे निकालते हैं, तो ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो भिन्न का जब मस की बात आती है तो भिन्न का जब मस होता है, भिन्नों का मस, फार्मूला होता है कि भिन्नों का मस और भिन्नों का लस, भिन्नों का लस का मतलब एलसीएम लस। तो भिन्नों का मस क्या होता है, जो निकालना होता है, मस निकालना है तो अंश का मस, अंश का मस बटा हर का लस, इसी फार्मूले पर निकाल लेते हैं। यदि भिन्नों का लस की बात किया जाए तो अंश का लस, लस बटा के हर का मस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से इसको समझ लीजिए, इस दोनों फार्मूले को। जब भिन्न के टाइप में सवाल दे दे और पूछे कि मस बताइए और या लस बताइए, तो अगर मस पूछता है, जिसको पूछेगा तो अंश का वही निकालेंगे। यदि मस पूछ रहा है तो अंश का मस बटा हर का लस,
या अगर भिन्नों का लस पूछे तो अंश का लस बटा हर का मस निकाल देते हैं। चलिए, जैसे हमारा क्वेश्चन यही ऊपर वाला है, इसमें दोनों पूछा हुआ है तो हम दोनों निकाल देते हैं। जैसे भिन्नों का मस पूछा है तो मस कैसे निकालते हैं, अंश का मस, तो यानी 3, 5, 9 ये अंश है और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो 3, 5, 9 का मस कितना आता है 1। HCF कितना आएगा 1। HCF का मतलब होता है कि जो तीनों संख्या को काट दे वही उसका HCF होता है। और फिर बटा के हर का लसा, तो इसका 8, 12 और 16 का लसा कैसे निकलेगा, तो 8, 12 और 16 का आप लोग ऐसे निकालते होंगे, 8, 12 और 16 का एलसीएम या तो ऐसे निकालते हैं या तो डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ देते हैं। तीनों के पहाड़े में जो संख्या जल्दी से मिल जाती है नज़दीक से वहीं उसका लसा हो जाता है। जैसे कहने का मतलब 8 छक्का 48, 12 चौक 48, 16 तियाँ 48। आप इसको निकाल भी सकते हैं, 2 चौक के 8, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 से कटाएंगे फिर 2, 3, 4, फिर 2 से कटाएंगे 2, 3, 2, फिर 2, फिर 3। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तियाँ 48। तो यानी हो गया 1/48, ये हो गया इसका आंसर। हाँ, और फिर जब भिन्नों का लसा की बात किया जाए तो अंश का लसा बटा हर का मसा, यानी ऊपर वाले का लसा निकालना है। 3, 5 और 9 का एलसीएम, तो जो तीनों के पहाड़े में आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। तो तीनों के पहाड़े में आप लोग ऐसे ही एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 एकमा 3, 5, 3 तरीके 9, फिर 3 से जाएगा, फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो 3 तरीके 9 बचे 45। तो अंश का लसा हो जाएगा 45, यानी तीनों के पहाड़े में आता है, 3 में भी 5 में भी 9 में भी 45। अब बटा के हर का मस, तो यानी इन तीनों का मस मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, मस कहलाती है। यानी 4 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी विभाजित कर देगा, यानी 4 हो जाएगा। अंश हर का मस हो जाएगा 4, यानी 45/4। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों आज हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है लसा और मसा। अब यहीं चलेगा 2-4 दिन जब तक ख़त्म नहीं होता है। जैसे टाइप हमारा आता है नेक्स्ट, इसी में दिया हुआ है दो संख्याओं का मसा 25 तथा लसा 5 है। इसमें से एक संख्या एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। देखिए, दो संख्याओं का मस दिया हुआ है, लस दिया हुआ है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछा है। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे सेकेंड संख्या यानी दूसरी संख्या। तो बस इसी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे। लस कितना दिया हुआ है 5, मस कितना दिया हुआ है 25 बराबर पहली संख्या कितनी है 45 और आपसे दूसरी संख्या पूछा हुआ है सेकेंड नंबर दूसरी संख्या। तो 45 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग देगा, यानी 5 गुणे 25 भागे 45। तो 5 से कटाइए 5 9 45, बस आपका हो जाएगा 25/9, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 25/9। दूसरी संख्या बराबर 25/9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिल्कुल इसी पर कर लेते हैं। दो संख्याओं का मस 30 है तथा लस 2310 है। लस जो है 2310 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बिल्कुल इसी फार्मूले पर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या आता है। दिया हुआ है दो संख्याओं का मस 30 है, तो मस बराबर 30 गुणे लस कितना दिया हुआ है 2310
और इसमें से एक संख्या दिया हुआ है 210, दूसरी संख्या पूछा यानी सेकेंड नंबर आपसे पूछा दूसरी संख्या। 210 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग देगा, यानी कहने का मतलब 2310 गुणे 30 बटा के 210, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 3 सते 21, 7 से इसको कटाइए, 7 तिरिके 21, 2 7 तिरिके 21, 330, यानी सेकेंड नंबर हो जाएगा 330, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 330। आंसर आ गया 330। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं इस पर, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप चलेंगे हम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दोनों का मस 10 है, तो दोनों का लस ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल वही सूत्र, फिर वही फार्मूला लगेगा हम लोग का। दो संख्याओं का गुणनफल हमने पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो दोनों का गुणनफल दिया है, दो संख्याएं, दोनों का गुणनफल कितना है 1500, यानी इन दोनों की जगह पर क्या रखा जाएगा 1500। तो 1500 बराबर लस पूछा हुआ है और गुणे मस दिया हुआ है, कितना मस हो जाएगा आपका 10, मस दिया हुआ है 10, 10 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग देगा, यानी 1500 में 10 इधर आएगा तो भाग देगा, यानी बराबर लस, यानी आपका लस बराबर हो जाएगा 150, यानी लस बराबर कितना आ जाएगा 150। हमारा आंसर आ गया 150। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी के आगे अगले टाइप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।